नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी और सच कहूं तो बहुत असरदार हिंदी कविता के कुछ हिस्सों पर बात करने जा रहे हैं। जी। ये पंक्तियां दरअसल दुष्यंत कुमार की एक गजल से हैं, साये में धूप से। पर इनका जिक्र अक्सर क्रांतिकारी आग की, हिमालयी गंगा जैसे नामों से होता है। जाहिर है इनमें भावनाएं इतनी प्रबल हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी गजल के कुछ शेर हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि बस ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि थोड़ा गहराई में उतरें, समझें कि इन शब्दों के पीछे मतलब क्या है, कैसी भावनाएं हैं, कैसे रूपक इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है। सही कहा। ये अपने आप में कहानी कहते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी पंक्ति से जो मतलब सीधे लगती है जाकर, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सोचिए जरा, दर्द जब पहाड़ जितना बड़ा हो जाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये पंक्तियां तो जैसे पाठक को या सुनने वाले पर एकदम से पकड़ लेती हैं, झकझोर देती हैं। यहाँ दर्द को सिर्फ एक निजी चीज नहीं रहने दिया, उसे एक बहुत बड़ा, जैसे सबके लिए वैसा रूप दे दिया है। पर्वत सी पीर, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये दर्द की वो हद है जहां वो सहा नहीं जाता और लगता है कि बस जम गया है, हिल नहीं रहा, पहाड़ की तरह। हाँ, और इसी विशाल दर्द के बाद जो उम्मीद या आप कहें कि मांग रखी है, वो भी उतनी ही बड़ी है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो पहली दो पंक्तियां एक साथ हुईं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यहाँ हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसी जमी हुई बड़ी सी पीड़ा का निशान बन गया है। सही कहा। और जो बात यहाँ उभर कर आ रही है वो ये है कि भाई इतना बड़ा दर्द, ये जो ठहराव है, अब ये पिघलना ही चाहिए। और पिघले भी तो कैसे? जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पवित्र है ना, जीवन देने वाली, अपना रास्ता खुद बनाने वाली, और सबसे खास बात, लगातार बहने वाली। हम्म। तो ये सिर्फ दर्द से छुट्टी पाने की बात नहीं है, ये उस दर्द के बदलने की, रूप बदलने की बात है। ऐसी ताकत पैदा हो जो रुके हुए पानी को बहा दे, जो जड़ता को तोड़ दे। अच्छा। गंगा यहाँ सिर्फ नदी नहीं है, वो एक एक्टिव, साफ करने वाली, कुछ नया बनाने वाली शक्ति है। ये दिखाता है कि बड़ी मुश्किलों से ही बड़े हल या बदलाव निकलते हैं। वाह, दर्द का बदलना, ये तो बहुत गहरी बात हुई। सिर्फ आराम नहीं, बल्कि उस दर्द से कुछ नया निकले, कुछ अच्छा। और ये ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं कहा जा रहा, शायद पूरे समाज के लिए या किसी सिस्टम के लिए। बिल्कुल। ये पंक्तियां अक्सर सामाजिक राजनीतिक हालात पर कही जाती हैं, जहां पीर पर्वत सी शायद कोई जुल्म करने वाला सिस्टम हो, नाइंसाफी हो, या चारों तरफ फैली हुई निराशा हो। वहीं गंगा का निकलना एक क्रांति की उम्मीद जगाता है, एक बड़े सामाजिक बदलाव की, या सूझ के एक नए बहाव की। ये सुस्ती को चीर कर निकलने वाली हरकत की पुकार है। हाँ, और इसी बदलाव की बात को, मतलब उसकी प्रकृति कैसी हो, इस पर आगे की पंक्तियां और रोशनी डालती हैं। कवि कहते हैं, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये पंक्तियां तो मतलब आज भी उतनी ही सही लगती हैं। बिल्कुल प्रासंगिक है। हाँ, कई बार लगता है ना कि कुछ हो रहा है, सतह पे कुछ हलचल है, जैसे हवा से पर्दे हिलते हैं, पर क्या वो सचमुच का बदलाव है? यहाँ कवि ने एक बहुत ही, आप कहें तो पत्ते की बात कही है। वो सतही और असली बदलाव के बीच एक लकीर खींच रहे हैं। दीवार का पर्दों की तरह हिलना, ये शायद छोटे मोटे सुधार हों, ऊपरी तौर पे दिखने वाले आंदोलन हों, या बस बहसें हों। हम्म। इनसे एक वहम सा होता है कि हाँ भाई, कुछ बदल रहा है, शायद हालात काबू में आ रहे हैं या सुधार हो रहा है। लेकिन कवि की शर्त क्या है? शर्त है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हाँ, बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद यानी नींव। तो कवि कह रहे हैं कि जब तक जड़ें नहीं हिलेंगी, जब तक वो असली ढांचा है, चाहे वो सोच का हो, समाज का हो या ताकत का, उसमें बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये ऊपरी हलचल बेकार है, बस आंखों का धोखा है। एकदम सही कहा। इसे अगर हम बड़े दायरे में देखें तो ये पंक्तियां हमें किसी भी बदलाव की गहराई नापने का एक पैमाना देती हैं। क्या बदलाव सिर्फ ऊपरी है दिखाने के लिए, या वो सिस्टम की जड़ों तक जा रहा है? बुनियाद हिलने का मतलब है जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो ताकत के समीकरण हैं, जो समाज के नियम बन गए हैं, उन पर सवाल उठना, उनका बदलना। ये सिर्फ मरम्मत नहीं, ये दोबारा बनाने की मांग है। और ये शर्त है, इसके बिना सच्चा बदलाव नहीं हो सकता। ये वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर हम छोटे मोटे बदलावों से ही खुश हो जाते हैं, जबकि असली मसला वैसा का वैसा रहता है। अब जो अगली पंक्तियां हैं वो शायद पढ़ने वाले को और भी ज्यादा चौंका सकती हैं, शायद थोड़ा परेशान भी कर दें। हाँ, वो पंक्तियां हैं,
हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश चलनी चाहिए, ये तो बहुत ही मतलब तीव्र, थोड़ी डरावनी सी छवि है। इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये पंक्तियां अपनी इसी तेजी की वजह से सबसे ज्यादा कही भी जाती हैं और इन पे बात भी होती है। देखिए, लाश शब्द यहाँ असल लाश के लिए नहीं है। ये लाक्षणिक है, मतलब एक प्रतीक है। ये उन लोगों का प्रतीक हो सकती है जिन्हें समाज ने मरा हुआ मान लिया है, जिनका शोषण हुआ है, जो पीड़ित हैं, जिन्हें किनारे कर दिया गया है, या वो आम लोग जो नाइंसाफी और सुस्ती के शिकार होकर बस जी रहे हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई है, जिनकी चेतना जैसे सो गई है। अच्छा, उन्हें लाश कहकर कवि उनकी हालत की गंभीरता को दिखा रहा है। तो फिर लाश का चलना और वो भी हाथ लहराते हुए, ये क्या दिखाता है? ये कोई मौत का जश्न तो नहीं है या कुछ और? नहीं नहीं, ये मौत का जश्न बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि जिंदगी की तरफ लौटने का, सुस्ती से एक्टिव होने की तरफ बढ़ने का एक बहुत ताकतवर इशारा है। हाथ लहराते हुए चलना जीत का निशान हो सकता है, विरोध का, या कम से कम अपनी मौजूदगी बताने का। ये उन मरे हुए से लोगों के एक साथ जागने का सीन है। कवि सोच रहा है कि बदलाव इतना फैला हुआ हो कि हर गली, हर नगर, हर गांव में ये जागृति दिखे। ये एक जन आंदोलन की, एक क्रांति की तस्वीर है, जहां वो लोग उठ खड़े हों जिन्हें अब तक बेजान माना जा रहा था। एक तरह से सोई हुई आत्माओं को जगाने की पुकार है। ये व्याख्या तो इस पंक्ति को बिल्कुल अलग तरह से देखने में मदद करती है। ये तो सुस्ती के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान हुआ। लेकिन क्या इस तरह के इतने बड़े बदलाव का मतलब सिर्फ उथल-पुथल मचाना है, हंगामा करना है? इस पर भी कवि अपना इरादा साफ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगली पंक्तियां इसी शक को दूर करती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्तियां कवि के इरादे और उसके लक्ष्य को एकदम साफ कर देती हैं। वो जैसे खुद पर लग सकने वाले इल्जामों का पहले ही जवाब दे रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं जो ये बदलाव की, जागृति की, यहाँ तक कि लाशों के चलने की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब गड़बड़ी फैलाना या सिर्फ शोर मचाना नहीं है। बिल्कुल। मेरा असली मकसद तो कुछ और है। सही। असली मकसद है सूरत बदलना। सूरत मतलब चेहरा, बाहरी रूप, पर यहाँ इसका मतलब और गहरा है। जो मौजूदा हालत है, दशा है। कवि कह रहे हैं कि मेरी सारी कोशिश, मेरी सारी पुकार का आखिरी निशाना इस बिगड़ी हुई या नाइंसाफी वाली हालत को बदलना है। ठीक है। हंगामा या संघर्ष एक जरिया हो सकता है, पर वो मंजिल नहीं है। मंजिल है एक बेहतर सूरत बनाना। ये बात इन क्रांतिकारी विचारों को एक बनाने वाली, एक रचनात्मक दिशा देती है। ये तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए पुकार है। एक नई, बेहतर व्यवस्था या समाज बनाने के लिए। हाँ, ये सफाई बहुत जरूरी है, वरना अक्सर ऐसे विचारों को सिर्फ तोड़ने फोड़ने वाला मान लिया जाता है। यहाँ कवि की नीयत साफ है, बदलाव अच्छा होना चाहिए, उसका नतीजा बेहतर निकलना चाहिए। और फिर अंत में जो पंक्तियां आती हैं, वो जैसे पूरी कविता का निचोड़ हों, और उनमें एक अजीब सी तुरंत कुछ करने की और जिम्मेदारी की भावना है। हाँ, वो आखिरी पंक्तियां हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये पंक्तियां जैसे एक जिम्मेदारी दे रही हैं, एक मशाल आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। यहाँ आग क्या है? ये आग, हाँ, ये कई चीजें हो सकती हैं। बदलाव की इच्छा, नाइंसाफी के खिलाफ गुस्सा, जुनून, चेतना की चिंगारी, या फिर क्रांति की ज्वाला, है ना? ये वो ताकत है जो मौजूदा हालत को चुनौती देती है। बिल्कुल। ये आग वो जिंदा एहसास है कि भाई कुछ गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। और कवि की चिंता देखिए, वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये आग मेरे ही सीने में जले। अगर तुम्हारे सीने में जल रही है तो भी ठीक है। कहीं भी जले, किसी भी इंसान में, किसी भी ग्रुप में, बस ये आग जलनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। इससे ये विचार किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर एक सब की जरूरत बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव की जिम्मेदारी किसी एक आदमी या नेता पर नहीं है, ये सबकी साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो इस मशाल को जलाए रखना होगा। ये लगातार चलते रहने की मांग है। हाँ, ये लगातार चलते रहने और सबके लिए होने का आह्वान है। आग का जलते रहना जरूरी है, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो। ये पंक्तियां हर व्यक्ति को अपना रोल निभाने के लिए उकसाती हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये बताती हैं कि बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें हर किसी का हिस्सा मायने रखता है। ये उम्मीद की एक किरण भी है कि अगर एक जगह आग बुझती दिखे तो कहीं और जल सकती है।
बस इस जज्बे को, इस चेतना को जिंदा रखना है। तो अगर हम इन सभी हिस्सों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर सी बनती है। शुरुआत होती है पहाड़ जैसे दर्द को पहचानने से, और उससे निकलने के लिए गंगा जैसे एक पॉजिटिव, बहते हुए बदलाव की जरूरत से। फिर ये बात आती है कि ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं होना चाहिए। दीवारों का हिलना काफी नहीं है, बुनियाद हिलनी चाहिए, मतलब जड़ से बदलाव हो। हाँ, और इस बदलाव के लिए जरूरी है कि वो लोग भी उठें जिन्हें समाज ने सुस्त या लाश समझ लिया है। उनका एक साथ जागना ही असली ताकत है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि एक बनाने वाला लक्ष्य है। जो बिगड़ी हुई सूरत है उसे बदलना, कुछ बेहतर बनाना। और आखिर में इस बदलाव की आग को, इस जज्बे को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है। ये एक सबकी और लगातार कोशिश की पुकार है। बिल्कुल, ये पंक्तियां सिर्फ उस समय के हालात पर टिप्पणी नहीं है। ये बदलाव की इच्छा, वो कैसा हो और वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ हमेशा सच रहने वाली बातें कहती हैं। इन पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। हमने आग और बुनियाद के रूपों पर बात की। हाँ, आज के समय में हमारे अपने समाज और वक्त के हिसाब से ये आग क्या रूप ले सकती है, और वो कौन सी बुनियादें हैं जिन्हें हिलाए बिना असली मतलब का बदलाव मुमकिन नहीं लगता। कवि ने तो हमें इशारा दे दिया है, पर अपने समय की बुनियादों को पहचानना और उनमें बदलाव की आग जलाने के तरीके खोजना, ये शायद हमारी अपनी चुनौती है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। कवि की ये पंक्तियां इतने सालों बाद भी हमें अपने आसपास देखने और सोचने पर मजबूर करती हैं। दुष्यंत कुमार की इस गजल के इन हिस्सों ने हमें न सिर्फ भाषा की ताकत दिखाई, बल्कि सामाजिक बदलाव, इंसान के दर्द और उम्मीद की जो उलझी हुई परतें हैं, उन्हें भी छुआ। आज की इस बातचीत के लिए बस इतना ही। उम्मीद है